तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग ये जो प्रोग्राम है इसमें इंसान चाहिए। सबसे पहले तो इसमें कोई मुसलमान नहीं चाहिए, कोई हिंदू नहीं चाहिए, कोई एथीस्ट नहीं चाहिए, कोई एग्नोस्टिक नहीं चाहिए, कोई क्रिश्चियन नहीं चाहिए, कोई यहूदी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए इसमें। अगर मैं और आप समझते हैं कि मैं एक इंसान हैं, मैं इंसान हूं, वो इंसान जो अपने को इंसान समझ रहा है, मानवता को सबसे परम उस पर रखने की कोशिश कर रहा है या उससे लड़ने की जद्दोजहद करने की कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि मानवता ही ऊपर होनी चाहिए, सबसे पहले हमें मानवता को देखना चाहिए। जब हम मानवता की बात कर रहे हैं तो मानवता का मतलब मैं अपनी तरफ से ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको आप लोग चाहें तो हटा भी दीजिएगा अपने जहन से, चाहे तो इसको रख लीजिएगा अगर अच्छा लगे आपको। मानवता का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कतई कि किसी के खिलाफ हमें काम नहीं करना। मैं फिर से दोहराए दे रहा हूं, किसी के खिलाफ काम करना मकसद नहीं, सिर्फ मकसद ये नहीं है, बल्कि इंसानों का आपकी जात से, मेरी जात से फायदा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसको मैं मानवता समझ रहा हूं। मैं मानवता इसको नहीं समझ रहा बिल्कुल कि किसी इंसान का सिर्फ हम ये समझ बैठे कि किसी इंसान का नुकसान ना हो आपसे, बस नहीं। आमतौर से समाज में इसी को मानवता कहा जाता है, आमतौर से, कि किसी इंसान का आपसे नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मानवता पे जो है वो आप ह्यूमैनिटी पे हो। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि आपकी ज़ात से, आपकी जान से, आपके माल से, आपके रिसोर्सेज से, आपके वक्त से कुछ लोगों को, मानवों को फ़ायदा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसको मैं मानवता की कैटेगरी में रखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है विजन 2066। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक वैक्यूम की तरफ जा रही है। इस वक्त जितना भी सिनेरियो है, चाहे ह्यूमैनिटी लेवल पर, एथिकल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, चाहे किसी भी गवर्नमेंट लेवल पर, इस वक्त सब जगह जो है वो कहीं ना कहीं अशांति और त्राही त्राही मची हुई है। और ह्यूमैनिटी जो है वो, इंसानियत एक उस दौर की तरफ बढ़ रही है जहां पर आगे चल करके एक बूम होगा समाज में। मतलब बम नहीं फट रहा कोई, लेकिन कुछ एक ऐसा सोशल बम, एक ऐसा कुछ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि जहां पर कुछ भी नहीं होगा, कोई लीडरशिप नहीं होगी, किसी की लीडरशिप नहीं होगी। पहले वेंसडे में मैंने आपके सामने जो है वो किया था कि ये प्रोग्राम हमने क्यों शुरू किया है। कुछ ज्ञान प्राप्ति कुछ मुझको हुई एक सपने के द्वारा। वो सपना मैंने सब लोगों के साथ शेयर किया था, वो सपना अब मैं नहीं शेयर कर रहा यहाँ पर। लेकिन ये बात चारों तरफ से, आप जब इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा इस बात का कि इस वक्त की जो सुपर पावर है, जिसको मैं और आप यूएसए के नाम से जानते हैं, उसने रिट्रीट होना शुरू कर दिया है चारों तरफ से। मतलब पहले उसने अपने हाथ पैर, उसने अपने शिकंजे बहुत तेजी के साथ बहुत सारी कंट्रीज में फैला दिए थे, बहुत सारे कामों में उसने फैला दिए थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नारा दिया अमेरिका में कि अमेरिका कम बैक, वापस आओ। अब वो अपने सारे जितने टेंटिकल्स थे उनके, वो सारे वापस ले रही है। वो धीरे धीरे रिट्रीट होकर के वापस अमेरिका में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये हमको और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, दिमाग की, हर इंसान की एक सोच है कि जल्दी वो अपनी हार को कहता नहीं है समाज में, जल्दी हार को जल्दी समाज में एक्सेप्ट नहीं करता, जल्दी वो मानता नहीं उस बात को। उसको क्या कहता है, वो अच्छे अल्फाज में ढांकता है, अच्छे शब्दों में ढांक करके कुछ कहता है। तो उसने क्या नारा लगाया कि वापस आओ अमेरिका, हमें अपने देश के अंदर कंसंट्रेट करना है। अच्छा, इसका दूसरा मतलब क्या है? मतलब बाहर नहीं संभल रहा अब हमसे, बाहर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे आर स्पेंडिंग, तो कि सब अब उतना नहीं हो पाएगा हमसे, अब हमें वापस आना है। तो वो वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। पूरी दुनिया में दूसरी और कोई कंट्री नहीं है इस वक्त जो सुपर लीडरशिप या दुनिया की लीडरशिप, या जिसको उर्दू में कहा जाता है क़यादत, नेतृत्व कर सके। आज की डेट में अमेरिका वापस हो रहा है, दूसरी और कोई कंट्री इस वक्त है नहीं। मैं उसको कह रहा हूं कि एक कुछ सालों के बाद, वो 25 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, वो 40 साल भी हो सकते हैं, वो 45 साल भी हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आने वाला है पूरी दुनिया में जहां पर
वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जब तमाम इंसानों को एक लीडरशिप चाहिए होगी। उस वक्त की तैयारी हम और आप जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि योग के द्वारा हम उस चीज की तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसी के सिलसिले में हम लोग जो है संदर्भ में 2 हफ्तों से लगातार कुछ हम लोग बातचीत करते चले आ रहे हैं, है ना। ये विजन 2066 ये जो साल है, ये इसको आप फाइनल साल मत समझिए। ये तो मैं अपने एक सपने के आधार के ऊपर इसको 2066 लिया हुआ है। देखिए, इंसानों के साथ एक मामला बड़ा अजीब है, वो ये कि अगर कोई इंसान कुछ काम करना चाहे और उसमें थोड़ी तेजी दिखाए तो जो उसका निर्धारित समय होता है उससे थोड़ा पहले कर लेता है। अगर उसमें थोड़ा लेजीपन दिखाए तो वो जो टाइम होता है उसका उससे थोड़ी देर में हो जाता है। मिसाल के तौर पे पिछले 2 डिस्कशंस में मैंने एक मिसाल को लेने की कोशिश की थी। हर घर की कहानी है, मेरे घर की भी है, आपके यहाँ की भी है, यानी असल में आम एग्जाम्पल्स ले करके बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो वो एग्जाम्पल हमारे और आपके घर की ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरी माँ या मेरी बीवी या मेरी बहन या कोई भी XYZ उसको दोपहर का खाना बनाना है और वो थोड़ा लेजीपन करे, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो निर्धारित समय एक होता है एवरेज खाना खाने का, खाना मिल जाने का, क्या उसमें आपको वो निर्धारित समय में वो खाना आपको मिल जाएगा या कुछ डिले हो जाएगा? तो हम और आपका सबका जवाब होगा कि हाँ भाई, डिले हो जाएगा। ओके फाइन। अगर वो थोड़ी फुर्ती के साथ एक्टिवली कुछ थोड़ा काम कर ले तो जो निर्धारित समय था, तयशुदा टाइम था, क्या उससे पहले खाना मिलने का चांस है? हाँ, उससे पहले भी चांस है कि उससे पहले भी मिल सकता है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं बस। अदरवाइज ये हमारी और आपकी सारी एक्टिविटीज का जो है वो एक जनरल रूल है, ये हमारी आपकी जिंदगी का। यही रूल जो है वो यहां पर भी लागू है। अगर इस विजन 2066 योग द्वारा विश्व गुरु, इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स यूं आसान नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भारत विश्व गुरु हो जाएगा, हमारा देश विश्व गुरु हो जाएगा, हम सुपर पावर हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ क्या कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्या कुछ पागलपन सवार करना पड़ेगा, क्या कुछ हमको और आपको छोड़ना पड़ेगा और क्या कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, है नहीं। और किन किन चीजों पर हमको नजर रखनी होगी, क्योंकि वो सुपरशिप लेने के लिए, सुपर पावरशिप लेने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप ही काम कर रहे हैं या हिंदुस्तान ही काम कर रहा है, बल्कि दूसरी और कंट्रीज की भी नजर है उस पर। तो यूं इतना आसान मामला नहीं है जितना आसान हमको और आपको सुनने में लग रहा है। मुश्किल है। लेकिन 1857 की मैंने पिछली बार एक मिसाल ली थी कि 1857 की जब आज़ादी का गदर एक शुरू हुआ था तो उस वक्त भी ये आज़ादी असंभव लग रही थी हर किसी को। लेकिन 90 साल स्ट्रगल करने के बाद, खून पसीना एक कर देने के बाद, तन मन धन एक कर देने के बाद आखिर हासिल हुई कि नहीं हुई? 90 साल स्ट्रगल करना पड़ा, है नहीं। बहुतों ने अपनी जान खोई, बहुतों ने अपना जिस्म खोया, बहुतों ने अपने अंग खोए, बहुतों ने अपने परिवार खो दिए, बहुत गायब हो गए, उनके बारे में मालूम ही नहीं चला कि वो गए किधर। बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कहने सुनने में अच्छा है, लेकिन इसके लिए कुछ पागल नौजवान चाहिए। नौजवान जब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि 16-17 साल से लेकर के और 35-36 साल तक के तो नौजवान, उनका जोश चाहिए और बुजुर्गों का होश चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये यूं इतना आसान मामला नहीं जितना आसान मैं और आप इसको समझ बैठे। विश्व में अशांति व एक दूसरे के लिए नफरत, इस वक्त हम लोग कुछ करंट उस पर बात कर रहे हैं, सिनेरियो, हम किस समाज में जी रहे हैं, है नहीं। अशांति की मिसाल तो हमारे और आपके सामने इस वक्त, जिसको मैं और आप समझते हैं ना कि मटीरियल या आर्थिक, कि हमारे पास जमावड़ा हो जाए बहुत सारी चीज़ों का तो हमें बड़ा सुकून मिल जाएगा। मैं आप लोगों के सामने ये तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे ज़्यादा मटीरियलिज्म, सबसे ज़्यादा दौलत दुनिया की और सबसे ज़्यादा आर्थिक ख़जाना इस वक्त आज की डेट में जो है वो अमेरिका के पास है। आज जो है वो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा
जो वेल्दी नेशन अगर कोई माना जाता है तो वो है, उसके हर सिटीजन के पास है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अपनी जो है वो नेशनल एजेंसीज की, डिफरेंट नेशनल एजेंसीज की अपनी उसकी रिपोर्ट्स हैं। उनका एवरेज सिटीजन आज की डेट में एवरेज 5 स्लीपिंग पिल्स, सोने की गोलियां, सोने के लिए, नींद लाने के लिए गोलियां 5 एवरेज, कोई 14-15 खा रहा है, कोई 10-11 खा रहा है, कोई 2 खा रहा है, 5 एवरेज स्लीपिंग पिल्स खा करके जो है वो उसको नींद आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अशांति है उसके मन में, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर मटीरियलिज्म से शांति आ गई होती तो उनके पास वो शांति, वो पीस उनके पास मौजूद होती, उनको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने एक सिर्फ उदाहरण लिया है, इसके अलावा आप लोग खुद समझदार हैं और ज्यादा आप लोग भी ले सकते हैं इसको, नहीं? नफरत का माहौल क्या है वो मैं एक मिसाल के साथ फिर से समझाने की कोशिश करूं। इस वक्त आज की डेट में हर घर की कहानी है मेरे आपके समाज में। मिसाल के तौर पे मेरा एक बचपने का दोस्त है, ये वैसा है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मतलब काल्पनिक, मसनूई बनाया हुआ है। यानी मेरे एक बचपने का दोस्त है जिसका नाम है जगदीश मिश्रा। एक मैं उसका बचपने का दोस्त हूं जिसका नाम है तारिक मुर्तजा। हम दोनों बचपने के दोस्त हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। अभी हम किस समाज में जी रहे हैं उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त नफरत का क्या लेवल है। जगदीश मिश्रा के बच्चे मेरे घर आते हैं, आकर के मेरे पैर छूते हैं, मेरी बीवी के भी पैर छूते हैं, मेरे बच्चों के साथ खूब खेलते भी हैं, हम भी उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जब वो घर वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं, देखो तारिक अंकल और उनके घर वाले अच्छे हैं, मेरे बचपने के दोस्त भी हैं, लेकिन वो एक मुस्लिम है, एक मुसलमान है, थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चा सीख जाता है ऑटोमेटिकली। मैं उसके घर जाता हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये एक काल्पनिक चीज़ है, लेकिन ये एग्जाम्पल बिल्कुल हर घर के अंदर इस वक्त आज की डेट में फिट हो रहा है। यानी मैं उसके घर जाता हूं अपने बच्चों को लेकर के, बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, सलाम दुआ होती है, वो नमस्ते भी करते, सब कुछ होता है, एवरीथिंग। जब मैं लौट करके अपने घर पर आता हूं तो मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को डायरेक्टली, सीधे तौर पर या कहीं ना कहीं टेढ़े हल्के हाथ से उनको ये समझाने की कोशिश करता हूं, जगदीश अंकल बहुत अच्छे, उनके घर वाले बहुत अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हिंदू हैं, थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। आज के डेट की सच्चाई है ये। समाज ऊपर से बहुत अच्छा ढका हुआ है, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हर घर की, हर दिल की, इस वक्त की, आज की डेट की कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है, नफ़रतों की। तो मैं आपके सामने ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नफ़रत का लेवल यहाँ तक पहुँच गया है, अशांति का लेवल यहाँ तक पहुँच गया है कि जो मोस्ट वेल्दी नेशन है उसको ऑन एन एवरेज 5 स्लीपिंग पिल्स खा करके एवरेज सिटीजन को उसके सोना पड़ रहा है। 43% यूथ को मैं फिर डिफाइन कर रहा हूं एक बार, 16 साल से लेकर के 35 साल तक, क्योंकि WHO, UN, यूनाइटेड नेशंस उसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं। 43% नौजवान बच्चे और बच्चियां इस वक्त हिंसक अपराध में इन्वॉल्व हैं। अभी हम लोग किस बात का रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ इस बात का रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस समाज में आज के दौर में जी रहे हैं, इंसानियत या दुनिया किधर की तरफ जा रही है। हम लोग उस पर थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिटेल में किसी प्रॉब्लम में नहीं जा रहे, रेगुलर लोकल एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आप सब समझदार हैं, हम और आप अच्छे से जानते हैं एक दूसरे क्या हाल इस वक्त चल रहा है समाज के अंदर। 43% युवा जो है वो इस वक्त हिंसक अपराधों में इन्वॉल्व है। युवा से मुराद सिर्फ लड़के नहीं, लड़के भी और लड़कियां भी, यानी चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो आतंकवाद हो, 43% इस वक्त लगा हुआ है। ऐसे में तारिक मुर्तजा क्या सोचता है, अरे हुआ करे, मेरे घर का बच्चा तो नहीं है ना कोई। ये ऐसे बहुत से घरों की प्रॉब्लम है।
हमें यहां रुक करके ये सोचना चाहिए कि क्या क्या ये 43% युवा जो हिंसक अपराधों में आज लगा हुआ है, ये हमेशा से 43% पे था या किसी टाइम पे ये 2-3% होगा? आप लोग जवाब दीजिए थोड़ा सा। कभी होगा ना, 1% भी हो सकता है, 1% होगा इन्वॉल्व, बाकी नहीं होंगे, है नहीं? हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, तो कभी होगा कोई एक ऐसा 1% होगा। फिर ये युवा जो है वो कभी 3-4%, 5% भी हो गया होगा। अच्छा, जब ये 5% हो गया होगा तो उस वक्त 95% जो है वो घर सेफ होंगे ना, उनका यूथ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन 95% लोगों ने ध्यान नहीं दिया। समाज के अंदर क्या हुआ, वो बढ़ करके 12-15% हो गया। जब 12-15% हो गया तो वो 85% हो गए। अब ये रेट आगे बढ़ता चला गया। मतलब ये कि जो नए नए घर के बच्चे थे, जो अभी तक नहीं इन्वॉल्व हुए थे हिंसक अपराधों में, अब वो धीरे धीरे करके उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। आज की डेट में यूएन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि 43% यूथ जो है 16 साल से 35 साल तक के लड़के और लड़कियों में जो है वो हिंसक अपराधों में सब इन्वॉल्व हैं। ये कभी 1-2%, 3% हुआ करते थे, आज 43 हो गए। ऊपर वाले का बड़ा करम है कि मेरे और आपके घर के बच्चे शायद, मैं शायद लगा के कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, हो सकता हूं, लेकिन मैं अच्छा ख्याल के साथ कह रहा हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबके घर वाले, उनका कोई भाई, उनका कोई बहन, उनका कोई रिश्तेदार, कोई उनका खानदान का कोई आदमी नहीं है। क्या कोई गारंटी दे सकता है कि कल को उनके घर का कोई आदमी नहीं इन्वॉल्व होगा? यूएन एक रिपोर्ट और दे रही है कि 10 साल पहले ये 29% था। 29 से 10 साल के अंदर अंदर ये 43, 14% बढ़ गया। ये पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तेज रेट से बढ़ा है, वरना पहले और धीरे धीरे बढ़ता था। अभी ये 14% जो है वो अचानक बढ़ गया। मेरी आपकी जो है वो लॉजिक क्या कहती है, रीजनिंग क्या कहती है कि आज तक मेरा आपका घर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि कल को भी नहीं होगा अगर आज हमने कुछ नहीं किया उसके लिए? तो लॉजिक यही कहती है कि पीछे नए नए बच्चे इन्वॉल्व हो गए। किस चीज में हुए अभी उसकी हम लोग बहस नहीं कर रहे, वो डिटेल नहीं कर रहे, वो टॉपिक भी नहीं है हम लोगों का। हम तो एक ओवरऑल सिचुएशन ले रहे हैं, इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन ले रहे हैं, पूरी दुनिया किस तर्ज पर चल रही है। चारों ओर अशांति है, पुरसुकून जिंदगी नहीं है, दिलों में सुकून नहीं है, शांति नहीं किसी के, नफरत की आग इस लेवल पर फैली हुई है। पहले कभी यूथ जो है वो 2-3% हुआ करता होगा, आज 43% हो गया। पिछले 10 सालों में 14% बढ़ गया, यूएन कह रही है। आगे और कितना चल जाएगी मालूम नहीं। 10% लोगों के पास पूरी दुनिया की 85% दौलत है, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता। यहां पर रेफरेंसेस देने का वो नहीं है, क्योंकि यहां एक प्रेजेंटेशन है, अगर आप लोग कहेंगे तो वो बाद की चीज होती है ना, या इसके ऊपर जब किताब लिखी जाए तो उसमें जो है वो रेफरेंसेस दिए जाएं। पूरी दुनिया में जितने 10% लोग हैं उनके पास 85% उन्होंने दौलत को जमा करके रखा हुआ है। इंडिया के अंदर 1% के पास इंडिया की 58% दौलत इस वक्त है। मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, इसका एक इम्पैक्ट मैं आपके सामने अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ एक इसका असर कि मैं और आप जो दौलत जमा करके रख लेते हैं, दौलत जमा करने का मतलब यह है कि जो आपके जरूरत का नहीं है, कुछ चीजें होती है ना जरूरत की होती हैं, आपने जरूरत है उसको निकाल दिया, आपने अपनी पूरी जरूरत करी है, लेकिन जरूरत नहीं है, इमीडिएट में भी कोई जरूरत नहीं आनी है आपको, बस इस डर से पता नहीं क्या हो जाए, कितना जमा कर लूं। इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट आपके और मेरे समाज में क्या होता है, वो होता है कि भुखमरी लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है। आप में से कितने लोग हैं जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं? हाथ उठाइए जरा, अलीगढ़ के रहने वाले लोग, राइट, दैट्स इट। अलीगढ़ के अंदर एक सर्वे हम लोगों ने किया, हम लोग एक ट्रस्ट चलाने की कोशिश करते हैं, उस ट्रस्ट ने जो है वो एक छोटी सी रिसर्च करने की कोशिश की, हालांकि बड़ी हैफाजर्ड है वो, है नहीं, लेकिन इंडियन डेटा के साथ मिला करके उसके कॉन्कॉर्डेंस में, और हम लोगों ने जो रिसर्च करी उसमें अलीगढ़ की पॉपुलेशन जो है वो 12.5 लाख है करीब, आगे पीछे कर लिए थोड़ा सा, कुछ हज़ार में,
यानी उसमें से 2.25 लाख लोग रोज भूखे सो रहे हैं। कितने? 2.25 लाख। तारिक मुर्तजा के घर का फ्रिज जाकर के देखिएगा जरा। मैं ये बात अपने ऊपर रख के कह सकता हूं। जब मैं अपने ऊपर रख करके कहूं तो इसको ये मत समझिएगा कि सिर्फ तारिक मुर्तजा। अपने अपने घरों में झांकिएगा, यानी अपने फ्रिज देखिएगा जरा, मैं अपने देखूं क्या एक्स्ट्रा खाना भरा हुआ है जो इमीडिएट मेरे जरूरत का नहीं है। अच्छा, सुबह का इंतजाम मैंने और आपने किया है, अंडा ब्रेड या कुछ भी XYZ उसका इंतजाम किया है अलग से। ये खाना क्या हुआ? यह खाना मेरे और आपके इमीडिएट जरूरत का नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है ना भाई। एक तरफ तो इतनी वेल्थ की अमासिंग है, जमावड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो 2.25 लाख, सिर्फ अलीगढ़ के अंदर बात मैं कर रहा हूं, 2.25 लाख लोग रोज भूखे सो रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? तारिक मुर्तजा की जिम्मेदारी है। किसी धनाढ्य की जिम्मेदारी नहीं है ये कि कोई खरबपति आएगा, कोई करोड़पति आएगा वो कुछ करे, नहीं, तारिक मुर्तजा की जिम्मेदारी है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया गायत्री परिवार में, यानी हम बदलेंगे युग बदलेगा। तारिक मुर्तजा बदल जाएं तो कम से कम एक को तो खाना खिला ही सकते हैं। 2.25 लाख लोग अलीगढ़ के बदल जाएं, मुझे नहीं पता बदलेंगे नहीं बदलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग बदल जाएं तो अगर 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोग 12.5 में तो कम हो गए, 2.25 लाख में तो कम हो गए, है नहीं। इसके अलावा और कितनी परेशानियां आ रही हैं हमको आपको उसका भी अंदाज़ा बहुत अच्छे से है। हम लोग सिर्फ इस वक्त चर्चा ये कर रहे हैं कि दुनिया इस वक्त किधर की तरफ जा रही है, सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आग लगी हुई है इस वक्त मानवता में, ये आग एक टाइम ऐसा आने वाला है जल्दी जब ये फटेगी, और जब ये फटेगी तो उस वक्त मेरा आपका कैरियर, आप यकीन जानिएगा, कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि कोई किसी को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। अभी आज की डेट में मेरी आपकी ज़िंदगी कैसी है? हर किसी के ऊपर एक कंट्रोल करने वाला इस वक्त है, कोई ना कोई, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे कोई भी XYZ, लेकिन है कोई ना कोई। उस वक्त फिर कोई नहीं होगा, उस वक्त क्या हाल होगा? क्या कैरियर और क्या बिजनेस और क्या मेरा पॉलिटिकल डोमेनियन और क्या मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो पोटेंशियल, सब जीरो हो जाएगा उस वक्त, है ना। ऐसी तरफ जो है वो मेरी आपका समाज बढ़ रहा है लगातार। ऐसा नहीं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के हाल इस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में हमको आपको सबको मालूम है ना। लाखों के हिसाब से पेड़ लगाए जा रहे हैं, लाखों के हिसाब से पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बैलेंस जो है वो एनवायरनमेंट का कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इतने ज्यादा पेड़ तारिक मुर्तजा ने अपनी लालच में बर्बाद कर दिए, जंगल के जंगल तारिक मुर्तजा ने जला दिए। यहां ये मत समझिएगा, मैं एक बात फिर से कह दूं, तारिक मुर्तजा भी इस बात को ना समझ बैठें कि अरे मेरा क्या जाता है, मैं तो AMU में रहता हूँ, मैं तो अलीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ तो स्वच्छ पानी हमेशा का अवेलेबल है। नहीं, हमेशा का अवेलेबल नहीं है यहाँ पानी। अब आपको मालूम है ना, पहले 100 फीट पे पानी मिल जाया करता था सबमर्सिबल पे। जो लोग अलीगढ़ के हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। आज 200 पे ले जाना पड़ता पानी को। ये अभी की बात है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, नेचुरल रिसेंट डेवलपमेंट है। अब आपको पानी 200 सवा 200 पे मिल रहा है। ये बैलेंस खराब हो रहा है ना। अभी ये पानी और नीचे चला जाए, पहले बोरिंग जो है वो 10-15 हज़ार में हो जाती थी, 200 की आज होती है 40 से 52 हज़ार में। रेट्स हैं अलग अलग, आप जैसे पाइप्स पड़वा लें। लेकिन ये 50 और नीचे चला गया, 50 फीट और नीचे चला गया तो ये फिर 52 नहीं होगा, फिर ये 1 लाख होगा। फिर जब वो 3 होगा तो फिर वो 1 लाख नहीं होगा, वो 3 लाख होगा। मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, 2.25 लाख जिस शहर में भूखे सो रहे हों, 3 लाख पे सबमर्सिबल कौन लगवाएगा? और फिर जो लगवाएगा तो खराब हो गया तो सही कौन कराएगा? ये मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने सिर्फ रखा है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट मेरी आपकी ज़िंदगी पे पड़ रहा है, जो अभी दिखाई कुछ नहीं दे रहा। यकीन जानिएगा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसी हवा मुझे बचपने में मिल रही थी वैसी 48 साल पे भी मुझे मिल रही है, मुझे नहीं एहसास हो रहा। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ धुंध वुंध छा जाती है, कुछ मिर्चें सी लग जाती हैं तो एक अलग मसला है, लेकिन दुनिया इधर की तरफ चल रही है। इसके अलावा भी और भी बड़ी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन
हमको आपको सबको समझ में आता है, अंदाजा है कि दुनिया जो है वो उधर की तरफ जा रही है। इसकी कोई लिमिट होगी? आज भी मैं अपने डिपार्टमेंट में बैठ के इस बात को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था अपने दूसरे जो है वो फैकल्टी मेंबर्स के साथ कि इसकी कोई लिमिट होगी ना। अभी रिसेंट एक इंडिया के अंदर एक उपद्रव चल रहा है, वकील वर्सेस पुलिस, बात उस पर शुरू हुई थी। मैं ये कह रहा था कि वकील और पुलिस का मसला नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में मसला इस बात का मानव और मानव का आपस का मसला है। वो तो एक सीन बन जाता है तो ये हो जाता है, लेकिन क्या इसकी कोई लिमिट भी होगी? जब इंसानियत फटेगी तो सबका एक ही कहना था कि हाँ इसकी लिमिट तो होगी कुछ ना कुछ, यानी तो उस वक्त हमारा आपका तैयार होना क्या जरूरी नहीं है? या हम और आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में? ह्यूमैनिटी के पास दो तरह की साइकोलॉजी है। एक है ऑस्ट्रिच साइकोलॉजी, शुतुरमुर्गी साइकोलॉजी, और एक है ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक सोच। जब मैं ऑस्ट्रिच बिहेवियर कह रहा हूं तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एनिमल एक्सपर्ट्स हों। ये मसल है कि शुतुरमुर्ग की तरह हम बिहेवियर करते हैं क्या कि हमने मुसीबत आती जब अपने करीब देखी पहले तो भागते हैं उससे या लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और बहुत करीब हमारे आ जाती है तो हम शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो, जैसे शुतुरमुर्ग रेत के अंदर मुंह डाल देता है और समझता है कि अब दुश्मन ख़त्म हो गया, मेरे पास नहीं है, और दुश्मन उसको ऊपर से झपट लेता है। लेकिन ये एक सिर्फ मसल है, एक एग्जाम्पल है बस। ये ऑस्ट्रिच के साथ, ओरिजिनली ऑस्ट्रिच के साथ ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं करता। दूर से लगता है कि उसने ऐसे मुंह डाल दिया, असल में वो रेत के अंदर जो है वो अपने अंडों को रखता है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं। उन अंडों के लिए वो सर अपना उसमें डालता है और उनको ऊपर नीचे करता है हल्के से, और फिर वापस अपना सिर निकाल लेता। तो उससे एक मुहावरा बन गया है। यहां मैं एक एक्स्ट्रा बात आप लोगों के सामने रखता चल रहा हूं ताकि थोड़ा सा मेरा जो है वो नॉलेज में अपडेट मेरी उसमें हो जाए। एक तो ऑस्ट्रिच बिहेवियर है एज एन एग्जाम्पल कि हम क्या करें कि हम जो है वो रेत में मुंह डाल दें और ये समझें कि कोई परेशानी नहीं है, मेरी जिंदगी तो अच्छी चल रही है, मुझसे क्या मतलब किसी का, क्या ऐसा सोच लें? या हम कुछ जो है वो कुछ सकारात्मक कुछ हम सोचें। देखिए, ऊपर वाले ने हर तरह के एग्जाम्पल्स हमारे और आपके सामने सेट करके रखे हुए हैं। अभी रिसेंट पास्ट में 1945 में जर्मन जो है वो दो टुकड़ों में बटा। जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, एक ही कंट्री थी। यानी मतलब मैं एक सकारात्मक सोच की बात मैं कर रहा हूं कि क्या हम लोग कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भी काम कर सकते हैं या ऑस्ट्रिच बिहेवियर के साथ हम काम करें। यह फैसला हमको और आपको करना है, मिल करके करना है। और आज करेंगे तो कल उसका कुछ रिजल्ट हमको और आपको मिलेगा। पॉजिटिव सोच का एक इम्पैक्ट हमको और आपको हमारी ही दुनिया में जल्दी के पीछे के इतिहास में हमको और आपको मिलता है। 1945 में जर्मनी एक कंट्री था, दो कंट्रीज में वो डिवाइड हो गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। कई ओलंपिक्स उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट खेले। स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे ऊंचा कंपटीशन होता है ओलंपिक्स का, हर 5वें साल जो है वो उसका आयोजन होता है। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ने खेला, जैसे इंडिया पाकिस्तान कई मैचेस खेलती है आपस में, है ना। 1945 के बाद चलते 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 1990 में, मात्र 45 सालों में, 1990 में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ये दोनों वापस फिर जर्मनी हो गए। जिस दिन लाखों लोग इधर से और लाखों लोग उधर से, एक ईस्ट जर्मनी से और एक वेस्ट जर्मनी से, जिस वक्त लाखों लोग एक साथ जमा हुए उस दीवार को तोड़ने के लिए, तो आज भी वो रिपोर्ट्स आप नेट पे देख लें, पड़ी हुई हैं कि दोनों तरफ की इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था एक रात पहले तक कि क्या मूवमेंट चल रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब मैं और आप अगर लॉजिक से अपने सोचें तो हमको आपको क्या लगता है कि वो लाखों लोग बस एकदम से उनको भूत सवार हुआ और आकर के दीवार तोड़ने पे लग गए, या अंदर ही अंदर किसी ने काम किया, सालों की मेहनत,
किसी की, और ऐसी मेहनत कि उनका इतिहास में कोई नाम नहीं आता, उनके बारे में मालूम नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस को एक रात पहले तक नहीं मालूम। दोनों तरफ का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से परेशान कि ये उस दीवार की तरफ जा क्यों रहे हैं जो दीवार हमने खड़ी करी, और जा करके दोनों ने तोड़ दी, दोनों तरफ से तोड़ी गई, तोड़ते रहे और आखिर में दोनों लोग आपस में मिल गए, अब फिर वो एक कंट्री हो गई। तो मैं आपके सामने ये रखने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए से, जो हर घर की कहानी आज बनी हुई है नहीं, कि क्या हम कुछ पॉजिटिव सोच के साथ, कुछ पॉजिटिव योग कैसे देता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो हम ह्यूमैनिटी लेवल पर इस बात को सोचने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कुछ कोशिश कर सकते हैं, क्या हम जर्मनी जैसा एग्जाम्पल इंडिया में दिखा सकते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ। इंडिया से सिर्फ पाकिस्तान नहीं अलग हुआ, इंडिया से बर्मा भी अलग हुआ है, इंडिया से नेपाल भी कभी किसी जमाने में अलग हुआ है, इंडिया से जो है वो किसी जमाने में अफगानिस्तान भी अलग हुआ है। एक लंबी कहानी है विभाजन की, है नी। चीन ने एक बड़ा हिस्सा कब्जा रखा है, अलग हो गया है हिंदुस्तान से, जिसको अक्षय चीन के नाम से कहते हैं। ये तो अभी 1962 की बात है। तो मैं आपके सामने ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये बर्मा, ये भूटान, ये अफगानिस्तान, क्या ये वापस नहीं आ सकता? ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी आ सकते हैं, तो ये कंट्रीज नहीं आ सकती क्या? आ सकती हैं। दिलों में कुछ सर्जरी की जरूरत है, वो सर्जरी हो जाए जो सर्जरी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ने करी थी, तो वो सर्जरी का इम्पैक्ट यहां पर भी पड़ेगा, और सिर्फ यहां नहीं पड़ेगा बल्कि दुनिया की हर कंट्री पर पड़ेगा। जब हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे तो आगे और चीजें निकल करके आएंगी। इन सारी प्रॉब्लम्स का हल भारतीय संस्कृति के पास है, लेकिन हमको इतिहास में पहले पीछे जाना होगा। वो सॉल्यूशन लेने के लिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि बहुत से आडंबर जो इस मिशन से जुड़े, उनको अपने आडंबरों को छोड़ना पड़ेगा। जो तार्किक बुद्धि पे, तर्क पे, रीजन पे और लॉजिक पे पूरे ना उतरते हों, उन डिफरेंसेस को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, कुछ तो होते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं कि मेरा रंग ऐसा है, आपका रंग ऐसा है, इसको तो मैं और आप छोड़ ही नहीं सकते, मेरी शक्ल ऐसी है, आपकी ऐसी है। लेकिन कुछ होते हैं आडंबर, ओढ़े हैं मैंने चूंकि समाज ने सिखाया है, समाज ने कुछ चीजें सिखा दी हैं जो कि रीजनेबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, लेकिन वो मेरी और आपके जीवन में पेवस्त हो गई हैं। इसके लिए हमको और आपको सबसे पहले इतिहास में जाना पड़ेगा, वहां से एक बार फिर से मानवता की शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, इस वक्त जो है वो डोर इतनी ज्यादा उलझ गई है कि आप कहीं से भी हाथ डालोगे तो और ज्यादा उलझती नजर आती, गांठ लगती नजर आती। वहां से आपको शुरू का कहीं सिरा पकड़ना होता है, उस सिरे को पकड़ करके फिर आप उसको सुलझाने की कुछ कोशिश करते हैं। आप में से जिन लोगों ने पतंग उड़ाई हो उन लोगों को ज्यादा अच्छा अंदाजा होता है मांझा जब उलझ जाता है तो किस तरीके से सुलझाया जाता है उसको, यानी फिर उसका सिरा पकड़ा जाता है, उस सिरे को लेकर के कहीं धीरे 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 धीरे, वरना वो हाथ काट देता है। तो अगर हम इस वक्त मानवता टोटल इतनी काउटिक सोसाइटी हो गई है कि आप कहीं बीच में हाथ डालोगे तो सिवाय इसके कि मेरी आपकी उंगली कट जाए, कुछ हासिल वसूल नहीं होना। तमाम इंसानियत को, अच्छा, जब मैं तमाम इंसानियत ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तारिक मुर्तज़ा तो अपने घर पे बैठे रहें और तमाम इंसानियत से ये एक्सपेक्ट करें कि सब लोग कर लें ऐसा। जब सब कर लेंगे तो तारिक मुर्तज़ा आ जाएंगे पीछे से। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, आप यकीन जानिएगा, कभी नहीं होगा। सब सुधर जाएं तब मैं सुधर जाऊंगा, नहीं, ये उसूल है ही नहीं, ये सिद्धांत नहीं है इंसानियत का। इंसानियत का उसूल ये है कि मैं सुधरूंगा तो युग सुधरेगा, मैं अपनी जान से सुधरूं, जितना संभव है उतना मैं सुधर जाऊं, दूसरा आदमी आपसे प्रेरणा लेगा। लेगा मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाएं
और सुधर करके एक धुनी लगा के बैठ जाएं या एक तस्बीह लेके बैठ जाएं और कहीं हिमालय पे चले जाएं और दुनिया छोड़ दें। नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए जब कुछ अच्छे नतीजे आपकी ज़िंदगी में वो देखेगा तो फिर वो आपसे कुछ प्रेरित भी होगा, कुछ प्रेरणा भी लेगा। मशाल ये धीरे धीरे जलेगी, लेकिन जलेगी ज़रूर। लेकिन इसके लिए हमको और आपको इतिहास के पहले उस पे जाना पड़ेगा कि शुरुआत मानवता की कहाँ से हुई। उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में हम लोगों ने जो है वो समझने की कोशिश करी थी। भारतीय संस्कृति में जो है वो इस बात को माना जाता है, कहा जाता है, यहाँ के शास्त्र गवाही देते हैं इस बात की कि स्वर्ग से जब आदमी को भेजा गया तो किसको भेजा गया, उसका जो है वो भविष्य पुराण के अंदर एक, देखिए कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर है तो उसको ये मत समझिए अगर कोई उस आइडियोलॉजी का नहीं है कि साहब ये तो उनके धर्म का है। जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं वो किसी भी कौम की बपौती नहीं होते। कुरान मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ तमाम इंसानियत का है। गीता, वेद, रामायण तमाम इंसानियत के हैं। सिर्फ कोई कहे कि मैं हिंदू आइडियोलॉजी का हूं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, नहीं, माफ करिएगा। बाइबल कोई कहे कि क्रिश्चियंस के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। कोई भी धार्मिक शास्त्र तमाम इंसानों के लिए होता है, उस पे सबका बराबर का हक होता है, होना चाहिए नहीं, होता है। ये अलग बात है कि अब इतनी ज़्यादा गुत्थी हो गई है कि तेरा मेरा का भाव इतना जाग गया है कि वो जगदीश मिश्रा और तारिक मुर्तज़ा की मिसाल बिल्कुल फिट होती इन चीज़ों पर भी। हमको और आपको भारतीय संस्कृति में ये बताया गया, आदमो नामा पुरुषः, वो आदमी कौन आया था? आदम के नाम से। इसी वजह से मैं और आप हिंदुस्तान में आदमी के नाम से पुकारे जाते हैं, आदम के नाम पे। आदम सबसे पुराना वो था। पत्नी हव्यवती तथा, और उसकी पत्नी का नाम जो था वो हव्यवती था। इसी को जो है वो बाइबल चूंकि अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड है तो वो कहते हैं कि एडम एंड ईव, अरबी कहती है उसको आदम और हव्वा। वो पहला इंसान था जो स्वर्ग लोक से उतरा, धरती पर आया। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा गया कि उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। पहला आदि मानव सुना था बहुत लंबा चौड़ा होता। उन लोगों ने भी अपने यहाँ ट्रेडिशंस में सुना होगा, अरब कल्चर में, कि पहले के लोग बड़े लंबे चौड़े होते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि वो 60 हाथ, 60 क्यूबिट, एक क्यूबिट इतना होता है, 60 क्यूबिट लंबा और 21 क्यूबिट चौड़ा था। 60 क्यूबिट लंबा आदम और 21 क्यूबिट चौड़ा। ये कितनी चौड़ाई होगी इसकी? 25 होगी। चौड़ाई समझने की कोशिश कर लें, इतना चौड़ा, राइट। लेकिन फिर भी एक लॉजिकल सवाल, मैं और आप भी उस वक्त होते वहां मौजूद तो हम में से किसी के जहन में आ जाता, चाहे कितना ही लंबा हो, चाहे कितना ही चौड़ा हो, लेकिन धरती के किसी हिस्से पे उतरा होगा ना वो। धरती तो बहुत चौड़ी है। तो उन्होंने, वो सत्संगियों ने सवाल पूछा प्रॉफिट मोहम्मद से। सत्संगी के बारे में हमने आपसे कहा था कि पहले भी बात करी थी हम लोगों ने इस सिलसिले में। यानी सत्संगी मतलब अरबिक में उसको कहते सहाबा, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा कि उनको धरती के किस हिस्से पर, ज़मीन के किस हिस्से पर भेजा गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि उनको हिंद की धरती पे भेजा गया। वो हम लोगों ने डिटेल विद रेफरेंसेस, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले के उसमें हम लोग लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तमाम इंसानियत की शुरुआत यहाँ से हुई, हिंद की धरती से। अरब जो हैं वो यहाँ की ज़मीन को, इस देश को हमेशा से, आज से नहीं, 200-400 साल से नहीं, 1500 साल से नहीं, हमेशा से इस देश को जो है वो हमेशा हिंद कहते चले आए, हमेशा। ये अरब कल्चर में इससे बहस नहीं है कौन वहाँ मुसलमान कौन नहीं मुसलमान, सब लोग इस देश को वो हिंद के नाम से कहते चले आए। और इस देश को वो बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा करते थे। कैसे देखते थे उसका सबूत उनके यहाँ मिलता है। उनके यहाँ जो बच्चियां जिस्मानी उसमें जो है वो शक्ल सूरत में अच्छी होती थी, बहुत खूबसूरत होती थी, उनको वो नाम दिया, नाम चाहे उसका कुछ भी हो, उसको एक नाम एक्स्ट्रा भी सोसाइटी देती थी, या नाम ही रख देते थे माँ बाप उसका हिंदा।
हिंद की खूबसूरत, हिंद जैसी खूबसूरत, या जिसका आचरण बहुत अच्छा होता था। जिस्मानी उससे शक्ल सूरत में बहुत वैसी नहीं है वो, लेकिन उसका आचरण समाज में बिल्कुल एग्जेम्पलरी उसका बिहेवियर है। तो उसको भी नाम कुछ भी होता होगा उसका, लेकिन साथ में उसका एक लक़ब, उपनाम भी उसका समाज में मशहूर हो जाता था, हिंदा के नाम से। और कई सारी औरतें जो हैं वो हिंदा के नाम से अरब हिस्ट्री में, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अरब कल्चर की बात कर रहा हूँ। वो हमेशा से इस देश को, वो हमेशा से इज्जत की निगाहों से देखते चले आए और इस खूबसूरती से देखते चले आए कि उन्होंने अपनी बच्चियों का नाम हिंदा के नाम पे रखा है। तो हिंद की धरती से जो है वो भारतीय संस्कृति भी यही कहती है, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी यही कहा, बाइबल भी यही कहती है, सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और सारे जितने रिलीजियस टेक्स्ट्स वो सब ये कह रहे हैं कि हिंद की धरती से जो है वो इंसानियत की शुरुआत हुई। ऋग्वेद ने इसको कहा जन्म मनु जातम, सब मनु की जाति हैं, सब मनु की औलाद हैं, जितने भी हैं तमाम इंसान मनु की जाति। यहां भारतीय संस्कृति में हजारों साल से वसुधैव कुटुंबकम की एक प्रथा चलती चली आ रही है। हालांकि अभी आज की डेट में गुत्थी चूंकि इतनी उलझ गई है तो ये एक नारा बन के रह गया है बस। लेकिन इस नारे को मुझको और आपको, मैंने आपसे कहा कि कुछ पागल चाहिए, इस नारे को सच्चा करके दिखाना है। कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, बैठिए साथ में। दुनिया को जरूरत है, कुछ चीज की जरूरत है, उसी की तलाश में लोग इधर उधर चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और ऐसा नहीं हिंदुस्तान में कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है। मैं अपने साथियों से ये कहने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी हिम्मत भी कर रहा था कि बहुत जल्द पूरी दुनिया से देखिएगा आपके पास लोग आएंगे इस योग के जरिए से, कैसे विश्व को शांति मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सब परेशान है। कैसे मिल जाए उसके लिए जो है वो, तो ये एक वसुधैव कुटुंबकम एक नारा रह गया है, सिर्फ एक नारा जो भारतीय संस्कृति की कभी सच्चाई हुआ करती होगी। वसुधैव कुटुंबकम क्या कहता है? आप में से किसी को अंदाजा है कुछ? सारा विश्व अपना परिवार है, राइट। इसके आगे की बातें करता है वो, है नहीं? ये तो बहुत मोटी सी बात हो गई। वो क्या कहता है? वो कहता है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। जो संकीर्ण सोच के लोग होते हैं, मायोपिक विजन के, सिर्फ ऐसा देखते हैं घोड़े की तरह टक, जो संकीर्ण सोच के लोग होते हैं वो करते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरी किताब, ये मेरी किताब, ये तेरा देश, ये मेरा देश, ये तेरा घर, ये ऐसा घर, ये तेरी आदत, ये मेरी आदत, ऐसा करके जो संकीर्ण सोच के लोग। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, जिनको ये नहीं होती, ऐसा होता है, वो कैसे होते हैं? वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो सिर्फ एक परिवार नहीं, परिवार तो एक छोटी बात हो गई। अब मालूम भी तो होना चाहिए ना हमको कि किसको नकारा जा रहा है और किसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो किसको नकारा जा रहा है? संकीर्ण सोच को, कि ये मेरी कौम, ये तेरी कौम, तू मुसलमान, मैं हिंदू, वो ईसाई, ये संकीर्ण सोच है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो अपने रियल स्पिरिट में है, उसको मुझको और आपको जगाना होगा। मैं और आप जगा लें तो बहुत अच्छा, नहीं जगाएं तो प्रकृति से खेलने पे इंसान को सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है, उसको फायदा नहीं होता। अगर वो प्रकृति के खिलाफ, नेचुरल लॉज के खिलाफ अगर लड़ता है, लड़ने की कोशिश करता है, तो उसको हमारे यहाँ भारतीय एक उसमें मसल बताई जाती है ना कि आसमान की तरफ थूकोगे तो मुंह पे ही गिरेगा। अगर नेचुरल लॉ से लड़ोगे तो अपना ही मुंह गंदा होगा। तो ये नेचुरल लॉ है, लेकिन इस नेचुरल लॉ के लिए कुछ लोग चाहिए। तारिक मुर्तज़ा उसमें अपने को देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो दे रहे हैं? भारत देश
पूरे संसार की माता है। भारतः जगत गुरुः आसीत। आसीत कहते हैं पास्ट टेंस, था किसी जमाने में। भारत जगत गुरु कभी हुआ करता था। सुनते ना हम लोग अपने बड़ों से, यहाँ पे सुनते रहते हैं, है ना। भारतः जगत गुरुः आसीत, कभी हुआ करता था, कभी माता था। माता कैसे था? तमाम इंसानियत की शुरुआत यहां से हुई है। मेरा और आपका ये सौभाग्य है, मेरा आपका, हर भारतीय का ये सौभाग्य है कि हम पूरे संसार का, हमारा देश जो है वो पूरे संसार की माता है। यहाँ से इंसानियत ने, मानवता ने शुरुआत करी है, यहाँ की गोद में खेला है। आदम और हव्वा यहाँ के थे, यहाँ उतारे गए थे, यहाँ उनके बच्चे थे। वो बच्चे बढ़ते 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 इतने बढ़ गए हैं कि कोई जर्मन हो गया है, कोई जापानी हो गया है, कोई चीनी हो गया है, कोई अमेरिकन हो गया है, कोई श्रीलंकन हो गया, कोई अलग अलग उसमें हो गया। मैं अपने घर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपके घरों का भी एग्जाम्पल होगा। मेरे भाई जो हैं वो 1985-86 में अमेरिका चले गए। 1985-86 में कितने साल हो गए? 30-35 साल हो गए, तब चले गए, राइट। उनके बच्चे, अभी 3 साल पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले वो 3 साल के लिए यहाँ इंडिया आ गए। 3 साल पहले तक मेरे बच्चे और उनके बच्चे एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, क्योंकि व्हाट्सएप का इतना ज़माना नहीं था, मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, होगी तो मेरे घर में नहीं था, उनके पास होगा अमेरिका में, राइट। बच्चे एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। ये तो एक से दूसरी जनरेशन भी अभी पनपी नहीं तो नहीं पहचान रहे थे, ये दूसरी से तीसरी हो जाती तो क्या होता, और तीसरी से चौथी हो जाती तो क्या होता। यहाँ तो हजारों साल का मामला है। इसलिए मैं और आप एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, इसलिए वो संकीर्ण सोच मेरी भी बन गई और आपकी भी बन गई कि ये तेरा है, ये मेरा है। लेकिन असल बात तो ये कि इस बात को सिर्फ मानना नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास रखना है। और सिर्फ विश्वास नहीं रखना, बल्कि उस माँ वाली तड़प के साथ लोगों को इसके बारे में सचेत, एजुकेट और मोटिवेट भी करना साथ में। तब जाकर के मैं और आप इस मिशन को आगे चला पाएंगे। मानवता का चक्र यहाँ से शुरू हुआ है। कोई भी सर्किल जहाँ से शुरू होता है वहीं उसी पॉइंट पे आके ख़त्म होता है। अगर मानवता यहाँ से शुरू हुई है और कभी अगर ख़त्म भी होगी तो वो यहीं पॉइंट आएगा, पहले यहाँ मिलेगा आकर के। वक्त का चक्र, जो काल चक्र कहते हैं ना जिसको, वो पूरा होगा। यहाँ से शुरू हुआ था, यहीं आके पूरा होगा, उसके बाद कभी ख़त्म होगा तो होगा। उसके लिए हम लोगों ने सेकंड जो है वो प्राप्ति मंत्र का सेकंड हिस्सा हम लोगों ने लिया हुआ, तथा परमेश्वरस्य कृपया अग्ने अपि भवेत एव। पहला हम लोगों ने लिया था भारतः जगत गुरुः आसीत, पहले कभी भारत जगत गुरु हुआ करता था। फिर आगे के लिए जब चक्र पूरा होगा उस वक्त क्या कि ईश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से आगे फिर कभी वो विश्व गुरु हो जाएगा, जगत गुरु फिर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया उसका एक निचोड़, क्या, वो मैंने आपके सामने रख दिया। संसार का हर मानव भारतीय मूल का है। यहीं से शुरुआत हुई है ना। हर इंसान चाहे आज अपने को कहीं भी कहता हो, बाय डिफॉल्ट कुछ भी कहता हो, लेकिन मूल निवासी हर इंसान दुनिया का जो है वो भारतीय है। ये बात मैंने आपसे आधे घंटे पहले शायद ये बात कही थी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। ये बात कहना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर कोई मूल निवासी है, भारत माता है, यहीं से शुरुआत हुई है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन बच्चे को बच्चा कहने से पहले माँ को अपने उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं, तब बच्चा उसके पास लौट के आता है। वरना क्या होता है, कोई माँ अपने पेट में, अपने गर्भ में ना रखे 9 महीने, आजकल चल गया ना सिस्टम वो IVF का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कोई माँ अपने गर्भ में नहीं रखे, पैदा करने की जो तकलीफ है उससे ना गुजरे, दूध पिलाने की जो भी कुर्बानियां हैं उससे भी ना गुजरे, तो आपको क्या लगता है
अगर वो किसी के बच्चे को बच्चा कहे या कोई भी बच्चे को बच्चा कहे कि ये मेरा बच्चा है, तो बच्चा पलट के उसके पास आता क्या कि माँ है मेरी? नहीं आता। पहले माँ को अपना उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, पहले माँ को, फिर उसके बाद उसके बच्चे उसके पास लौट के वापस आते हैं कि तू मेरी माँ है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं, कहने सुनने की ये बातें बड़ी अच्छी हैं, है नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले मुझको और आपको, पहले हर भारतीय को माता होने का उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। पहले कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी मुझको और आपको, वरना देखिए ये जीवन तो चला जा रहा है। हमसे पहले पता नहीं कितने करोड़ों चले गए इस दुनिया से, हमारे सामने सामने पता नहीं कितने करोड़ और चले जाएंगे, फिर किसी दिन हमारा भी नंबर लग जाएगा, हम भी चले जाएंगे। और जब हम परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे, परमात्मा के सामने पहुंचेंगे, अल्लाह के सामने पहुंचेंगे, गॉड के सामने पूछेंगे क्या करके आए मेरे लिए, क्या जवाब देंगे? कि ये खाया, ये पिया, अपनी फैमिली आगे बढ़ाई, दैट्स ऑल। तो उस दिन की तैयारी मेरी और आपकी क्या होनी चाहिए? जब मैं कुछ अपनी जिम्मेदारियां समाज की निभा सकूं कि ये 43% जो हिंसक अपराधों में युवा चला गया है, ये कैसे वापस आए और आगे ना होने पाए, मैं ना इन्वॉल्व हो जाऊं, उसके लिए मैं क्या कोशिशें करूं। मैंने आपसे कहा ये मिशन एक बहुत व्यापक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटा सा कि हमें रोज़ कोई एक दिया जलाना है, हमें कोई रोज़ जो है वो नमाज पढ़नी है, बस कोई हमको जो है वो 2 वक्त का व्रत रख लेना है, बाकी ख़त्म, ऐसा नहीं है। योग द्वारा विश्व गुरु बनने का सपना, इस सपने में जो लोग जुड़े हैं उनको कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तन, मन और धन दी जाती हैं। तो मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि हम में से जो है वो एक एक को आग लगानी होगी, तब हम और आप इसमें जो है वो आगे चल के कामयाब हो पाएंगे। हमारे देश की विश्व सरकार, पूरी दुनिया की सरकार, पूरी दुनिया की सरकार जब हम कह रहे हैं तो इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल में बात कर चुके हैं कि पूरी दुनिया जो है ऑलरेडी वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की तरफ जो है वो चल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक नारा दे रखा है, और ऐसा नहीं है, तमाम इंसानियत हमेशा से ऐसा कुछ ना कुछ कोशिश करती चली आई है। हमने पीछे 6000 साल पहले का इतिहास लेकर के हम लोग चले थे कि दुनिया जो है वो वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की कोशिश करती चली आई है, लेकिन हमेशा इंसानियत से गलती हुई है कि उसने हमेशा बलपूर्वक और हिंसापूर्वक जो है वो दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो हमेशा फेल हो गई और आज तक फेल होती चली आ रही है। शांतिपूर्ण और स्वेच्छापूर्ण, अपनी इच्छा से बच्चा खुद आए माँ के पास, अगर मैं और आप ऐसा आचरण दिखा दें जैसा भारतीय संस्कृति का आचरण है, अगर वो आचरण दिखा दें तो आप यकीन जानिएगा, मेरा पक्का विश्वास है कि सारी दुनिया से वो सारे इसके बच्चे इस माता को माता कहने के लिए आज भी तैयार हैं। लेकिन माँ को पहले प्रूव करना होगा, बच्चा बाद में आएगा। पहले माँ को प्रूव करना होगा, उसके लिए मुझे आग लगानी है, उसके लिए आपको आग अपने अंदर लगानी है और दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित करना है। तो योग के पास ये क्षमता है। मैं जब योग की बात कर रहा हूँ तो बहुत से आप लोगों के जहनों में ये बात आती होगी कि आसन, प्राणायाम, चंद क्रियाएं, नहीं, इसको योग नहीं कहते। आज जो योग हमको आसन, प्राणायाम, क्रियाओं के ऊपर शुद्धि पे जो कुछ चलता है ना, कि बदन की ऐसे सफाई हो जाए, वैसे सफाई हो जाए, या बदन हमारा ऐसा मजबूत हो जाए, तो इसको जो है वो क्या कहा जाता है? इसको कमर्शियलाइज्ड योग का हम लोगों ने नाम दिया था। कमर्शियलाइज्ड है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, आपको वो सेहत दे रहा है, उसका वो कुछ पैसा ले रहा है, इज गुड। लेकिन उसको ये कह के देना, पुड़िया में लपेट के देना कि ये योग है, ये गलती है। असल जो योग है, असल योग कैसा है? असल योग आपके जिस्म को भी मजबूत करता है और आपके अंतःकरण को भी बहुत तेज मजबूत करता है।
जब ये दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, जब इनका सामंजस्य हो जाता है, आप अंदर से, मैं अंदर से मजबूत हो जाते हैं और जिस्म से भी मजबूत हो जाते हैं, तो फिर उनके पास विश्व नेतृत्व आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ों का समन्वय, मेल आपस में इन चीज़ों का होना चाहिए। आज की डेट में ये चीज़ योग के पास है। मॉडर्न एजुकेशन, पिछली सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मॉडर्न एजुकेशन इस मामले में टोटल फेल हो चुकी है 100%। मॉडर्न एजुकेशन ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत किए, हमारे फिजिकल जिस्म को उसने बहुत मजबूत कर दिया, बहुत सारी फैसिलिटीज उसने हमको दे दी। जो काम पहले जो है वो हम कुछ घंटों में करते थे, अब मिनटों में करते हैं। मैंने अपने बड़े भाई की एक बात बताई है आपको, जब वो गया था तो उस वक्त उसको 33 घंटे लगे थे, दिल्ली से अमेरिका डायरेक्ट फ्लाइट 33 घंटे उस जमाने में। आज उसको 21 घंटे लगते हैं। डिस्टेंस कम हो गया क्या? नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई। कल को ये टेक्नोलॉजी ऐसी भी हो सकती है कि खाना यहाँ खाएं, हाथ वहां धोएं, टेक्नोलॉजी है, मे भी, मतलब हमारी आपकी जिंदगी आसान कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें एक अच्छा खतरनाक, इसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल चर्चा कर चुके कि खतरनाक हमको जानवर बना दिया उसने। अच्छा एक इंसान को बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनाने में मॉडर्न एजुकेशन फेल हो गई। योग के पास आज भी ये क्षमता है और ये पोटेंशियल अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। आसन हुए हैं, प्राणायाम हुआ है, क्रियाएं हुई हैं, कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी इसकी अनटैप्ड रह गई हैं। मैं योग का एक्सपर्ट कतई नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी में मरते मर जाऊंगा, कभी मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मैं योग का एक्सपर्ट हूं। मैं योग का स्टूडेंट हूं, मैंने बहुत थोड़ा सा मैंने योग के बारे में सीखा है, लेकिन जितना भी सीखा है आप इस बात का विश्वास करिए, जितना भी सीखा है उतने में मेरे समझ में ये बात आ गई कि ये जो है सुपर पावर का जो वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है उसमें इंडिया को खड़ा कर सकता है। इसके पास पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए भाई योग तो एक चीज है ना, उसको तो ग्रहण करना मेरा काम है, उसको ग्रहण करना आपका काम है। उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। दुनिया चल रही है, ऐसे ही चल रही है, ऐसी चलती रहेगी, और जब फट जाएगी तो मेरे घर का भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा, और आपका इस दुनिया का ही नहीं बल्कि परलोक का भी नुकसान होगा। उससे पहले हमको और आपको संभलना होगा।